Hey guys, this is Rudra Verma and I have done my MBBS from AIMS Nagpur and I have recently given INI CET May 2025 and क्योंकि अब नीट के लिए 20 ही या कुछ ही दिन बचे हैं तो I thought कि I should share my strategy with all of you since I have got a very pretty decent rank in INI CET which I will be disclosing in some time. Okay, so in this video I will be telling you कि how did I study for my INI CET। अब देखो ऐसे एग्ज़ाम्स में अगर अंडर 1000 लाना है रैंक तो आपको लास्ट के 5 से 10 दिन के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे। और अगर आपको लास्ट के 10 डेज़ में सारे रिवाइज़ करना है तो आपको एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी या फिर एक उनको कॉम्पैक्ट या कंसाइज करके रखना पड़ेगा जो कि आप लास्ट के 10 डेज़ में पढ़ो, क्योंकि मेन नोट्स आप किसी भी कोचिंग के नहीं पढ़ सकते हैं लास्ट के 10 डेज़ में। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने INI CET के लिए अपने जो मेन नोट्स हैं मैं डैम से पढ़ा हूँ एंड आई हैव यूज्ड अदर कोचिंग्स लाइक भाटिया एंड अदर प्रेप लेटर कोचिंग एंड अदर कोचिंग्स एज वेल टू कंसाइज माई नोट्स टू इनकलकेट द इम्पॉर्टेंट मैटर फ्रॉम ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने फाइनली क्या किया था, मैंने हर एक सब्जेक्ट को एक इतना कंसाइज कर लिया था लाइक 10 to 15 पेजेस ईच सब्जेक्ट दैट आई वुड बी एबल टू revise that whole subject in like 1 hour for ENT, 1.5 hour for ophthalm। and for the same thing I thought कि मैं ये strategy तुम सबके साथ भी share करूँ। so finally I am making a video about it and in this video I will be teaching you the nose part। for ENT I have made like 6 pages and in those 6 pages मैंने पूरा ENT compile कर दिया है। और आज केवल हम nose के बारे में बात करेंगे because I am not getting that much time either, but since I am talking about nose, let's jump to the topic now। in nose what is important is कि तुमको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है पूरे ही ENT में और कुछ कुछ चीज़ें समझनी। ओके, सो व्हाट इज़ इट अबाउट? लुक, इट इज़ द क्विकेस्ट पॉसिबल रिवीजन टूल विच यू कैन यूज़। अब देखो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना वो सारे तुमको जो रिवीजन टूल्स देते हैं ना लास्ट के 10 दिन में पढ़ने के लिए, लाइक DVT हो गया या फिर BTR हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें मोस्टली तुम देखोगे ना कि कॉन्सेप्ट्स भी इनकलकेटेड रहते हैं। और मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा था और मोस्टली स्टूडेंट्स के कोई प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट तो याद हो जाते हैं बट रैंक डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन जाता है, मेमोरी बेस्ड चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग फॉर दैट। मैंने क्या किया, मैंने जितने भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं ENT की एंड उसमें ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जब आप ये पढ़ते हो कि कार्डियक साइकिल, अब तुमको याद ही रहेगा कि अब तुमको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी कि कार्डियक साइकिल कैसे काम करता है। ठीक है, हार्ट का फंक्शन तुमको याद रहेगा हमेशा, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। लेकिन कार्डियक साइकिल के फेजेस के तुम नाम भूल जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ तुम इसमें लिखोगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा ही बनाया है इसको एंड इन 1.5 पेजेस आई हैव कवर्ड होल ऑफ नोज एंड इन 4-5 पेजेस मोर आई हैव कवर्ड होल ऑफ ईयर एंड थ्रॉट एज वेल, बट टॉकिंग अबाउट नोज ओनली। so it will have memory based and it will have less of concepts and concepts और details कम रहेंगी इसमें। लेकिन ये याद रखना है कि कॉन्सेप्ट्स और डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो तुम अपने मेन नोट्स में वैसे भी पढ़ लोगे और वो तुम लास्ट में रिवाइज़ नहीं करोगे तो वो भी थोड़ा सा चल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये टाइम अब नहीं है, तुमको पहले ही बनाना था। अभी तुमको केवल मेमोरी बेस देखना है जो कि तुमको रीसेंट मेमोरी में रहना है ताकि तुम वहाँ पर अपनी रीसेंट मेमोरी से करके आ जाओ। ठीक है, एंड ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी एक बार अपने नोट्स पढ़े हुए हैं, एक बार से बेटर जिन्होंने एटलीस्ट 2 बार अपने नोट्स पढ़े हुए हैं एंड जिनको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में क्लियर है। ठीक है, और पर्पस क्या है इस चीज़ का? देखो, टू गेट less than 1000 rank, revise all 19 subjects in less than 10 days। for that I have already told you कि तुमको क्या करना है। मोस्टली कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, मेमोरी रहता नहीं है, रटने का सामान रहता नहीं है उनके फाइनली वाले जो रिवीजन नोट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट बट रैंक डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाता है? कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, मेमोरी हो जाता है। इसलिए फॉर दैट विल बी डूइंग द मेमोरी स्टफ हियर। ओके, and also I have made these notes for at least nearly 15 subject। obviously सब 19 के नहीं बना पाया क्योंकि I also prepared for only 3 and 4 months only for INI CET। so मैं 15 सब्जेक्ट्स का ही बना पाया, उससे ज़्यादा तो नहीं बना पाया एंड रिमेनिंग आई विल मेक ऑब्वियसली, बट फॉर 15 सब्जेक्ट्स आई विल मेक श्योर कि मैं डेली एक वीडियो डालूँ एंड तुम 15 से 20 मिनट में एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट पढ़ लो। ठीक है, ओके, सो कमिंग टू द नोज। ओके, फॉर नोज inferior meatus is the largest meatus। ओके, एंड देखो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फालतू बात नहीं है, तुमको जो भी कुछ पूछना होगा तुम कमेंट में कर देना। ठीक है, और इसमें जो भी है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुमको जो पढ़ रखा है तुम्हें वही रिवाइज करना है इसमें से, और जो नहीं पढ़ रखा है उसे इतना ही याद कर लो, उसके डिटेल में मत जाना। ठीक है, अब देखो नोज़ में जब हम बात करेंगे तो इन्फीरियर मीटस लार्जेस्ट मीटस होता है
और इन्फीरियर मीटस एक सेपरेट बोन होता है। रेस्ट अदर मीटस जो होते हैं वो सारे रेस्ट अदर टर्बिनेट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एथमॉइडल बोन के पार्ट होते हैं, लाइक सुपीरियर मीटस, मिडल मीटस एंड सुप्रीम मीटस, ठीक है। लार्जेस्ट साइनस कौन सा होता है? मैक्सिलरी साइनस होता है, 15 ml जिसका कैपेसिटी होता है। मैक्सिमम एयर सेल किस में होता है? मैक्सिमम एयर सेल इज प्रेजेंट इन द एथमॉइड साइनस। सेप्टम के क्या वॉल्स क्या क्या बनाते हैं सेप्टम को? मेजर पार्ट एंड माइनर पार्ट। मेजर पार्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड होता है, वोमर होता है एंड क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज होता है। माइनर पोर्शंस क्या बनाते हैं सेप्टम को? फ्रंटल स्पाइन होता है, मैक्सिलरी स्पाइन होता है, पैलेटाइन बोन होता है, स्फेनॉइड रोस्ट्रम होता है, ठीक है। सुप्रीम मेटस पे क्या खुलता है? सुप्रीम मेटस पे स्फेनॉइड खुलता है, सुपीरियर मेटस पे पोस्टीरियर एथमॉइड खुलता है, मिडल मेटस पे सारे बच्चे भी खुलते हैं, एंटीरियर एथमॉइड, मिडल एथमॉइड, मैक्सिलरी एंड फ्रंटल, एंड इन्फीरियर मेटस पे खुलता है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, ठीक है। अब जो मिडल मेटस होता है वो कैसा दिखता है? उसके अंदर देखो 3 चीज़ें होती हैं, अनसीनेट प्रोसेस होता है, एथमॉइडल इन्फंडिबुला होता है और हाइटस सेमिलुनैरिस होता है, ठीक है। और एथमॉइडल इन्फंडिबुला पे ही मोस्टली सारे साइनस खुलते हैं। अब एथमॉइड की जब हम बात कर रहे हैं तो एथमॉइड साइनस में एंटीरियर मोस्ट जो सेल होता है उसको कहते हैं एगर नेसर, जो लार्जेस्ट होता है उसको कहते हैं बुल्ला एथमॉइडलिस, पोस्टीरियर को बोलते हैं एनोडी सेल। एनोडी सेल किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ऑप्टिक नर्व के साथ एसोसिएटेड होता है क्योंकि पोस्टीरियर मोस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनोडी सेल को और क्या बोलते हैं? स्फेनो एथमॉइडल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हेलर सेल होता है दैट इज़ द मोस्ट मतलब सबसे बॉटम वाला सेल, ठीक है। सबसे आगे वाला एगरनेस है, सबसे बड़ा वाला बुल्ला एथमॉइडल, सबसे पीछे वाला अनोडी और सबसे नीचे वाला जो ऑर्बिट के साथ एसोसिएटेड होता है वो होता है हेलर सेल, ठीक है। इसके अलावा जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो 2 कार्टिलेज होते हैं, जो नाक के कार्टिलेज होते हैं, इधर वाला होता है लेटरल कार्टिलेज, सेस्मॉइड कार्टिलेज, और जो मिडल वाला होता है इसको बोलते हैं कॉलमेला, ठीक है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी क्या होता है नोज का? वो होता है कॉन्काबुलोसा। मिडल टर्बिनेट में हवा भर जाता है, बहुत बड़ा तुमको क्लियरली दिखेगा एक्सरे में, तो वो होता है मिडल टर्बिनेट का पैथोलॉजी मोस्ट कॉमन कॉन्काबुलोसा। लाइमन नेसा क्या होता है? लाइमन नेसा एक वॉल्व होता है जो कि यहाँ नोज़ में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो होता है, उसकी वजह से सारे के सारे साइनस में वेंटिलेशन होता है, ठीक है। इसके बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज किससे बने होते हैं? सेप्टम से बना होता है, इन्फीरियर टर्बिनेट एंड जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है। तीनों चीज़ों से बनता है लाइमन नेसाई। Last sinus to start developing is frontal and last sinus to complete developing is sphenoid. Sinusitis सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टू लीस्ट कॉमन साइनोसाइटिस का ऑर्डर क्या होता है? सबसे कॉमन होता है मैक्सिलरी, देन फ्रंटल, देन एथमॉइड एंड देन स्फेनॉइड। बट जब हम पीडियाट्रिक पेशेंट की बात करते हैं तो ऑर्डर सेम नहीं रहता है, उनमें एथमॉइड, देन मैक्सिलरी एंड देन फ्रंटल, ओके। पीनट बटर किस में दिखता है? पीनट बटर अपीयरेंस दिखता है एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस में, एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस में। आई हैव रिटर्न द शॉर्ट फॉर्म्स इन दिस पीडीएफ इन दिस नोट्स बिकॉज मेरे को लास्ट में पढ़ना है, लास्ट में सबको जल्दी रिवाइज करना है, सारा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एलर्जी फंगल राइनोसाइनोसाइटिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नोज की किसी भी पैथोलॉजी के लिए मोस्टली क्या होता है? HRCT या फिर एंडोस्कोपी, ठीक है। बेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम साइनोसाइटिस की बात करते हैं तो मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया बहुत ही अपोजिट है इसमें। देखो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 शुड बी अ माइनर क्राइटेरिया एंड अस्थमा शुड बी अ मेजर, लेकिन उल्टा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको लग रहा है ना सुनने में वो माइनर है, इसलिए दोनों में से कोई एक याद करना है। मैंने क्या किया था? माइनर याद किया था। माइनर में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्चर इज़ अ माइनर क्राइटेरिया, ये याद रखना है। फंगल स्टेन इज अ मेजर क्राइटेरिया, ये याद रखना है, ठीक है। माइनर क्राइटेरिया में और क्या है? अस्थमा, यूनिलेटरल डिजीज़ रहेगा, अस्थमा रहेगा, बोन इरोजन रहेगा, कल्चर प्रेजेंट रहेगा और चारकोट क्रिस्टल रहेगा, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में क्या रहेगा? हाइपरट्रॉफिक, अब हम साइनोसाइटिस वी आर ओवर विद साइनोसाइटिस। हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस में क्या रहेगा? मलबेरी नेजल पॉलिप दिखेगा तुमको बाहर निकलता हुआ एकदम मलबेरी जैसा, ठीक है। और हम KTP लेज़र यूज़ करते हैं उसको इंसाइज करने के लिए भी, डू नॉट यूज़ द CO2 लेज़र, ओके। आफ्टर दैट एट्रोफिक राइनाइटिस में क्या रहेगा? मर्सीफुल एनोस्मिया रहेगा, उसको इतना स्मेल आएगा उसके नोज से लेकिन उसको भी पता नहीं लगेगा क्योंकि उसका पूरा नर्व्स डैमेज हो चुका होगा, ठीक है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हम क्या करते हैं? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करते थे हम, पहले क्या करते थे? पहले यंग्स प्रोसीजर करते थे, उसमें हम पूरा का पूरा नोज़ बंद कर देते थे 6 महीने के लिए, फिर मॉडिफाइड यंग्स करने लग गए, इसमें हम क्या करते थे? 9 महीने के लिए बंद करते थे लेकिन 3 mm की ओपनिंग रखते थे। फाइनली हम लॉटन लेजर प्रोसीजर करते हैं अब, जिसमें हम टेफ्लॉन इंसर्ट कर देते हैं और ओपनिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं? मर्सीफुल एनोस्मिया में सोडियम बाइबोरेट बाइकार्बोनेट 1:1:2 का जो सॉल्यूशन होता है वो हम यूज़ करते हैं टू क्लीन द मर्सीफुल एनोस्मिया का जो क्रस्ट है। ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस किससे होता है? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेने से होता है। राइनाइटिस मेडिकोमेंटोस कब होता है? जब हम वैसोकंस्ट्रिक्टर
बहुत टाइम से ले रहे थे, जैसे कि ट्रीटमेंट के लिए कि सांस नहीं आ रहा है, उसके लिए अगर हम वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मेडिकेशंस लेते हैं, फिनाइलेफ्रिन वगैरह के ड्रॉप्स लेते हैं जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जब हम उसको स्टॉप कर देते हैं सडनली तो क्या होता है, वेसोडाइलेटेशन हो जाता है अनकंट्रोल, जिसकी वजह से होता है राइनाइटिस मेडिकोमेंटोसा। वेसोमोटर राइनाइटिस कब होता है, वीडियन नर्व के प्रॉब्लम की वजह से, और इसमें हमें वीडियन न्यूरेक्टमी करना पड़ता है। ठीक है, नेजल फ्रैक्चर पे आते हैं। नेजल फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन क्या है, नेजल ग्रेटर देन ट्राइपॉड फ्रैक्चर। ठीक है, ट्राइपॉड फ्रैक्चर में क्या क्या होता है, टेम्पोरोजाइगोमेटिक, फ्रंटोजाइगोमेटिक और जाइगोमेटिक बोन तीनों इन्वॉल्व होता है, तब ट्राइपॉड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड, और जब भी नेजल फ्रैक्चर होता है हमको क्या करना है, रिड्यूस इमीडिएटली करना है। अगर एडिमा नहीं है, अगर एडिमा है तो हमको 5 दिन बाद रिड्यूस करना है, और हम क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं अगर 2 वीक के अंदर पेशेंट आया है। अगर 2 वीक के बाद पेशेंट आया है तो हमको ओपन रिडक्शन करना पड़ता है। ठीक है, जब हम फ्रैक्चर्स की बात करते हैं तो लीफोर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लीफोर्ड क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, 3 लाइन्स होती हैं। पहला पैलेट के ऊपर से जा रहा है, दूसरा ऐसे पिरामिडल जा रहा है नोज पे से, और तीसरा ऑर्बिट पे से जा रहा है। ठीक है, अब राइनोरिया किस में सबसे ज़्यादा होता है, राइनोरिया होता है 3rd वाले में मोर देन 2nd। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूमर्स, तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, कैपिलरी हिमेंजियोमा। ठीक है, एंड कैपिलरी हिमेंजियोमा कहाँ से आता है, लिटर्स एरिया से आता है, जो कि सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि कहाँ से आता है, लेटरल वॉल से आता है। देन वी टॉक अबाउट कैवर्नस इमेंजियोमा। कैवर्नस इमेंजियोमा कहाँ से आता है, मोस्ट कॉमनली इंफीरियर टर्बिनेट से आता है। और मैलिग्नेंट मेलानोमा कहाँ से आता है, सेप्टम से आता है। पेपिलोमा कहाँ से आता है, बिहाइंड द कोलोमेला, कोलोमेला के पीछे से आता है पेपिलोमा। ठीक है, सेप्टम, अब फाइनली आपको याद कैसे करना है, देखो सेप्टम से 3 चीज़ें आ सकती हैं, अगर वाइट होगा, रेड होगा, या फिर डार्क होगा। अगर वाइट होगा तो पेपिलोमा होगा, अगर डार्क होगा तो मैलिग्नेंट मेलानोमा होगा, और अगर रेड होगा तो कैपिलरी हिमेंजियोमा होगा। ठीक है, लेटरल वॉल से इन्वर्टेड पेपिलोमा और रिंगर्ट्स ट्यूमर भी आ सकता है। इन्वर्टेड पेपिलोमा को इसलिए इन्वर्टेड पेपिलोमा नहीं कहते कि वो लिटल से आ रहा है, उसको इसलिए इन्वर्टेड पेपिलोमा कहते हैं क्योंकि उसका एनाटमी वेरिएशन होता है। ठीक है, उसके अलावा एनाटमिकली ये यूनिलेटरल होता है और प्री मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, अब जब हम नोज़ की सर्जरी करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिजन होता है मोरेज इंसिजन, जो हम नोज़ के लिटरली से देते हैं। ठीक है, पैरानेजल साइनस की बात करेंगे तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, ऑस्टियोमा, जो कि मोस्ट कॉमन है फ्रंटल साइनस में, ऑस्टियोमा। पॉट्स पफी ट्यूमर भी फ्रंटल साइनस में होता है। मैलिग्नेंट क्या होता है, मैक्सिलरी और एथमॉइड में। अगर मैक्सिलरी में होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा, और निकल इंडस्ट्री का हिस्ट्री दिया होगा। ठीक है, और मैक्सिलरी के स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए हमको वेबर फर्गसन इंसिजन यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ से पूरा इंसिजन जाता है नीचे और पैलेट इन्वॉल्व होता है। जब हम एथमॉइड की बात करते हैं तो एथमॉइड में मोस्ट कॉमन होता है एडिनोकार्सिनोमा, और एडिनोकार्सिनोमा के साथ दिया होगा वुड इंडस्ट्री का एसोसिएशन। ठीक है, ऑर्गन क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीडियल कैंथस से लेके अपने यहाँ तक एंगल ऑफ मैंडिबल तक एक लाइन जाता है, और अगर इसके ऊपर का कैंसर है मैक्सिलरी कैंसर तो वो बैड प्रोग्नोसिस है, इसके नीचे का कैंसर है तो वो गुड प्रोग्नोसिस है। दिस इज ऑर्गन क्या होता है। इसके बाद वी टॉक अबाउट लीडरमैन क्लासिफिकेशन। लीडरमैन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, लाइंस ऑफ सिबिलो डिवाइड करते हैं फेस को 6 पार्ट्स में। 2 लाइंस आते हैं मैक्सिलरी के मिडिल पोर्शन एंड एक ऊपर और एक नीचे से मैक्सिलरी के। फ्रंटल एथमॉइड और स्फेनॉइड साइनस सबसे ऊपर वाले पोर्शन से पास करता है, और मैक्सिलरी मिडिल पोर्शन से पास करता है। इसके अलावा ये याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी एरिया नोज का सुपीरियर मोस्ट वाले से पास करता है, यहाँ से आएगा हमारा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एरिया हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट अदर पैथोलॉजी, राइनोस्क्लेरोमा में क्या होता है, वुडी नोज होता है, बहुत हार्ड नोज दिया होगा। मिकुली सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस को बोलेंगे, एंड रसल बॉडीज इओसिनोफिलिक सेल्स को बोलेंगे। राइनोस्क्लेरोमा में भी मर्सीफुल एनोस्मिया, मतलब स्मेली नोज का हिस्ट्री दिया होगा। राइनोस्क्लेरोमा के 3 स्टेजेस होते हैं, एट्रोफिक, ग्रैनुलोमेटस एंड सिकेट्रिशियल। एट्रोफिक होता है कारपेंटर ग्लू, ग्रैनुलोमेटस में दिखता है हेब्रा नोज, एंड सिकेट्रिशियल में दिखता है टैपिर नोज। ठीक है, देन नेक्स्ट पैथोलॉजी इज राइनोस्पोरिडियोसिस। राइनोस्पोरिडियोसिस इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ नोन एज राइनोस्पोरिडियोसिस सीबेरी। इसमें हमें क्या दिखता है, मलबेरी पॉलिप दिखता है, और ट्रीटमेंट इज डैप्सोन। ठीक है, नेक्स्ट पैथोलॉजी इज राइनोपाइमा। राइनोपाइमा में पोटैटो नोज, बहुत बड़ा सा नोज दिया होगा। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद रोजेशिया। Now some of the syndromes and associations such as जैसे पॉलिप प्लस ब्रोंकिएक्टासिस प्लस एस्पर्मिया इज यंग सिंड्रोम। कैसे याद रखोगे, यंग सिंड्रोम में स्पर्म की दिक्कत हो रही है, एस्पर्मिया, ब्रोंकिएक्टासिस, पॉलिप इज यंग सिंड्रोम। कार्टाजिनस सिंड्रोम तो पता ही है, पॉलिप प्लस ब्रोंकिएक्टासिस प्लस साइटस इन्वर्सस। ठीक है, सेम्टोस्ट्राइड ये PYQ है, 2 बार पूछा गया है। पॉलिप प्लस एस्पिरिन सेंसिटिविटी प्लस एस्थमा इज सेम्टोस्ट्राइड। 14 ईयर ओल्ड, अगर आपको हिस्ट्री दे रखा है और आपको केवल एज के बेसिस पर कुछ डिफर कर रहे हैं तो आप एज कैसे यूज़ कर सकते हो। 14 ईयर्स है तो मोस्टली एंजियोफाइब्रोमा दिया होगा, टेस्टिकुलर डिपेंडेंट ट्यूमर होता है, एंड बायोप्सी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। 10 to 14 ईयर ओल्ड दे रखा है तो एंट्रोकोनल पॉलिप होगा, ट्राइलोब्ड पॉलिप होगा, यूनिलेटरल होगा, एंड इसका रिकरेंस नहीं होगा। 20 to 40 ईयर्स की अगर एज दे रखी है तो एथमॉइडल
पॉलिप होगा, एलर्जी का हिस्ट्री होगा, रिकरेंस होगा, मल्टीपल होगा और बाइलेटरली प्रेजेंट होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ईपिस्टेक्सिस, तो सेप्टम पे क्या क्या होता है, देखो सेप्टम पे और लेटरल वॉल पे 4 आर्टरीज कॉमन होती है, एंटीरियर एथमॉइड, पोस्टीरियर एथमॉइड, स्फीनोपैलेटाइन एंड ग्रेटर पैलेटाइन, ठीक है। अब जो 5th आर्टरी है वो सेप्टम पे होती है सुपीरियर लेबियल, जो कि फेशियल से आ रही है, और लेटरल वॉल पे होती है सुपीरियर डेंटल, जो कि मैक्सिलरी का पार्ट है। अब क्या ध्यान रखना है, एंटीरियर एथमॉइड और पोस्टीरियर एथमॉइड ऑफ्थैल्मिक की ब्रांच है, जो कि अपने आप में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। ग्रेटर पैलेटाइन और स्फीनोपैलेटाइन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी या फिर मैक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच है, ठीक है। मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से केवल 2 ही हैं, एंटीरियर एथमॉइड और पोस्टीरियर एथमॉइड, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट कहाँ पर है ये इन्फॉर्मेशन, देखो लिटरस एरिया मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन एरिया भी है जहाँ से ईपिस्टेक्सिस होता है। तो एंटीरियर एथमॉइड, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन और सुपीरियर लेबियल आता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ओनली ब्रांच जो कि लिटरस एरिया में इन्वॉल्व होता है वो है एंटीरियर एथमॉइड, पोस्टीरियर एथमॉइड इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ईपिस्टेक्सिस, तो हम जब बात करेंगे मीडियल वॉल मतलब सेप्टम की, सेप्टम पे 3 एरियाज होते हैं। लिटरस एरिया हमको पता ही है, सबसे आगे होता है, आर्टेरियल ब्लीड होता है, बाकी दोनों में वीनस ब्लीड होता है, ठीक है। कॉलोमेला इस पोर्शन को बोलते हैं, पता ही है तुमको, तो रेट्रो कॉलोमेलर वेन होएगा एक, और सबसे पीछे होएगा वुडरॉफ प्लेक्सस, ठीक है। वुडरॉफ प्लेक्सस वीनस ब्लीडिंग होता है। ये याद रखना है कि जितने भी पोस्टीरियर ब्लीडिंग होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं, एंटीरियर ब्लीडिंग ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन पोस्टीरियर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर ब्लीडिंग, ठीक है। जब भी हमारा पेशेंट आएगा इसके साथ, ब्लीडिंग नोज के साथ या ईपिस्टेक्सिस के साथ, तो हमको क्या करना है, ट्रॉटरस मेथड कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि सारा का सारा खून जो नाक में है वो बाहर निकाल देना है स्नीज करके और स्पिट कर देना है, ठीक है। स्पिट मतलब सारा का सारा ब्लड बाहर स्पिट कर देना है। उसके अलावा 1% AgNO3 और पैकिंग करना है नोज का, और अगर तब भी नहीं रुकता है तो टेल्सपा करना है। व्हाट इज टेल्सपा? ट्रांस एंडोस्कोपिक लाइगेशन ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। मोस्ट कॉमन आर्टरी जो इन्वॉल्व होती है ईपिस्टेक्सिस में वो है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। तो हमको सबसे पहले उसी को लास्ट में सबसे पहले आर्टरी जो ब्लॉक करते हैं वो है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर ब्लीडिंग इफ़ ब्लीडिंग इज़ फ्रॉम द एरिया ऑफ द मिडल टर्बिनेट, अगर मिडल टर्बिनेट के ऊपर से ब्लीडिंग हो रहा है, देन वी विल लाइगेट द एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल्सपा इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, ओके। देन वी टॉक अबाउट CSF राइनोरिया। CSF राइनोरिया में सिंगल रिंग साइन होगा अगर नॉन ट्रॉमेटिक होगा, ठीक है, केवल CSF आ रहा है। अगर ट्रॉमेटिक होगा तो खून भी निकल रहा है साथ में, ऐसे खून आएगा बीच में, ऐसे बीच में खून आएगा और उसके अराउंड राइनोरिया का रिंग बनेगा टिश्यू पेपर पे, ठीक है। डबल रिंग साइन है तो ट्रॉमेटिक रहेगा, ठीक है। फोविया एथमोडाइलिस मोस्ट कॉमन कॉज है, फोविया एथमोडाइलिस मोस्ट कॉमन ट्रॉमेटिक राइनोरिया जब होता है तो फोविया एथमोडाइलिस से होता है। फोविया एथमोडाइलिस क्या होता है, जो यहाँ पर ब्रेन और नोज का वो है कम्युनिकेटिंग पोर्शन है, उसको फोविया एथमोडाइलिस बोलते हैं, ठीक है। और राइनोरिया में CSF राइनोरिया में क्या दिखता है, टीपॉट साइन दिखता है। साइट अगर हमें पता करना है देन विल गो फॉर HRCT। मोस्ट इंपॉर्टेंटली CSF राइनोरिया में क्या होता है, नॉन स्टिकी डिस्चार्ज होता है। नॉन स्टिकी डिस्चार्ज होता है तो ये स्निफिंग पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्निफिंग तभी पॉसिबल होगा अगर नेजल कैविटी के अंदर से आ रहा है, लेकिन ये ऊपर CSF से आ रहा होता है तो नॉन स्टिकी रहेगा, β2 ट्रांसफेरेंट पॉजिटिव रहेगा एंड स्निफिंग इज नॉट पॉसिबल और ग्लूकोज ग्रेटर देन 30 रहेगा, ठीक है। नाउ द लास्ट पोर्शन, साइनोसाइटिस में स्निफिंग पॉसिबल रहेगा। देखो साइनोसाइटिस वर्सेस राइनोरिया में आप ऐसे डिफरेंशिएट करोगे, राइनोरिया में स्निफिंग पॉसिबल नहीं है, साइनोसाइटिस में स्निफिंग पॉसिबल है। और कंफर्म आप कैसे करोगे, ग्लूकोज लेस देन 10 रहेगा साइनोसाइटिस में और β2 ट्रांसफेरेंट नेगेटिव रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। स्टिकी डिस्चार्ज रहेगा साइनोसाइटिस में, राइनोरिया में स्टिकी डिस्चार्ज नहीं रहेगा। टॉकिंग अबाउट डेविएटेड नेजल सेप्टम, अगर राइट साइड है तो आप सी की तरह देखोगे, जब आप ऐसे नोज उठा के देखोगे, जब आप उसका एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट का तो सी दिखेगा, इसलिए राइट साइड DNS को हम सी बोलते हैं और लेफ्ट साइड जब हमारा डेविएटेड रहता है तो उसको एस बोलते हैं, ठीक है। सेप्टोप्लास्टी इज मोर कॉमनली डन देन सबम्यूकस रिसेक्शन। सबम्यूकस रिसेक्शन में हम क्या करते हैं, पूरा उठा के पूरा का पूरा उसका कार्टिलेज निकाल देते हैं, ये वाला मिडल कार्टिलेज नोज का, लेकिन वो नहीं करते आप सेप्टोप्लास्टी करते हैं। सेप्टोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, जो मुड़ा हुआ या क्रुकेड पोर्शन है या डेविएटेड पार्ट है केवल उतना ही काटते हैं, बाकी नहीं काटते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंडोस्कोपी का क्या होता है, साइनिके बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी होता है। तो साइनिके प्रिवेंट करने के लिए हम अंडर द काउंटर, मतलब क्लियरली डिफाइंड नहीं है ये रोल कि माइटोमाइसिन सी FDA अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं, नॉन FDA अप्रूव्ड है बट यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट साइनिके माइटोमाइसिन सी।
Now when we talk about endoscopes, तो 70 डिग्री और 30 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर नोज, 90 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर लैरिंग्स एंड 0 डिग्री इज़ यूज्ड फॉर ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टैम्बर्गर अप्रोच क्या होता है, जब हम एंडोस्कोपी करते हैं नोज़ का, तो हम 3 पासेस से गुजरते हैं। सबसे पहले इन्फीरियर मेटस, उसके बाद एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिडल मेटस या फिर सुप्रीम मेटस या सुपीरियर मेटस, एंड देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडल मेटस, ठीक है, पोर्शन ऑफ मिडल मेटस, ठीक है। देन कम्स द व्यूज़ ऑफ एक्सरेज फॉर साइनस व्यू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो वाटर व्यू। वाटर व्यू कैसे करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो अगर हमने ऐसे पानी पीते हुए एक्सरे निकाला तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या दिखता है, मैक्सिलरी साइनस दिखता है। पीरेज व्यू क्या आता है, अगर हमने ऐसे पानी निकालते हुए वाटर व्यू करते हुए मुंह खुलवा दिया पेशेंट का, आ करवा दिया, तो वो होता है पीरेज व्यू। इसमें क्या दिखता है, स्फीनॉइड भी दिखता है और मैक्सिलरी भी दिखता है, ठीक है। और ये बेस्ट व्यू माना भी जाता है पीरेज व्यू, क्योंकि मैक्सिलरी और स्फीनॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व होते हैं, तो वही दोनों अच्छे से दिख रहे हैं। कार्डवेल्स व्यू क्या होता है, पूरा पीछे से लेके आगे, एंटीरो पोस्टीरियर वाला इस कार्डवेल्स व्यू। इसमें क्या दिखता है, देखो हमें फ्रंटल बहुत अच्छे से दिखता है, एथमॉइड बहुत अच्छे से दिखता है। बेसल व्यू क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक का देखते हैं, मतलब एक्सरे बीम ऊपर से आ रही है और नीचे की तरफ आ रही है। इसमें हमें सबसे अच्छा स्फीनॉइड दिखता है, बेटर देन पोस्टीरियर एथमॉइड, ठीक है। दैट्स इट फॉर नोज। नोज में बस इतना ही है। 1.5 पन्ने में मैंने सब कुछ लिख दिया है, जो भी नोज़ में भूलने वाली चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपने मेन नोट्स पढ़े, इट इज़ मोर देन इनफ टू कवर मोर देन 90% ऑफ योर MCQs इन नोज। एंड जब मैं ईयर एंड थ्रोट भी अपनी वीडियोज़ डालूंगा, तब यू विल रियलाइज़ कि वो इनफ है, मोर देन इनफ है फॉर ग्रेटर देन 90% ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, दैट्स इट फॉर नोज। एंड इसके आगे लैरिंग्स का पोर्शन है, जो कि मैंने अभी स्टिकी नोट लगा दिया उसके ऊपर, सो दैट आई विल कंटिन्यू इट लेटर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन द वीडियो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए या फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। आई विल मेक श्योर कि मैं प्रायोरिटी बेस्ड उसको पहले बनाऊँ। थैंक यू।